हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फाइट टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप सब? तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फ्री रेडिकल। ठीक है, ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं? तो जब भी केमिस्ट्री में कोई भी जब रिएक्शन होता है ना, दो के बीच में जब भी रिएक्शन होता है तो ऐसा नहीं कि सीधा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है जो ये डिसाइड करता है कि इन दोनों की रिएक्शन से फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। यही जो इंटरमीडिएट है ये आपका हो सकता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जिसे हम ऐसा शो करते हैं, कार्बोकेटायन जो सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, कार्बो एनायन जो निगेटिव रहता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे इंटरमीडिएट हैं, बट ये जो तीन है ये बहुत ही अहम है। इसके बाद बाकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है बाकी का, लेकिन इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्री रेडिकल हमको कैसे मिलते हैं, कैसे बनते हैं फ्री रेडिकल। तो मान के चलिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब इसमें क्या है, C और X की जो विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो दोनों की लगभग बराबर है। इस सिचुएशन में क्या होगा, ना तो ये X दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले जा पाएगा, ना ही C दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले जा पाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे इनका होता है होमोलिसिस। होमोलिसिस मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का बराबर रूप से टूटता है। एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा X और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा कार्बन, तो हमें क्या मिल जाएगा, मेथिल फ्री रेडिकल, और ये क्या हो जाएगा, X फ्री रेडिकल। ठीक है, अब देखिए ये जो X है वो मैक्सिमम केस में क्या होता है, यहाँ पे H ही होता है। तो मान के चलिए H फ्री रेडिकल, यानी ये हो जाएगा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ठीक है, मतलब जो भी इसका ओरिजिनल नाम है ना, बस उसके साथ हमको फ्री रेडिकल लगाना है। देखिए मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल और दे दिए। ठीक है, CH3 उसके ऊपर फ्री रेडिकल, तो इसका रियल नाम क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल। ये क्या है, CH3 CH2 इथाइल फ्री रेडिकल, और ये प्रोपाइल फ्री रेडिकल। मतलब जो भी आपको ओरिजिनल नाम है ना उसके साथ आपको बस फ्री रेडिकल लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल है ना, तो इसके नाम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस हमको फ्री रेडिकल ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए ये फ्री रेडिकल क्या है, हमको क्या पता चला कि रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। वैसे ही हमने लास्ट वीडियो में कार्बोकेटायन के बारे में पढ़ा था कि कार्बोकेटायन किसे कहते हैं, कैसे बनता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी और रीअरेंजमेंट एक्सेट्रा बहुत सारे पढ़े। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल। चलिए इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, ये क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें यहाँ पे क्या है, ऑड मतलब विषम। ठीक है, अक्सर केमिस्ट्री में सम संख्या में ही इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, बट ये विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन मिलता है, मतलब ये बहुत ही क्या होता है, रेयर है। ये बहुत ही ऐसे कम मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम है। हम तो जानते हैं कोई भी परमाणु हो, आयन हो, कोई भी हो, जिसका अष्टक पूर्ण होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। मतलब कम से कम उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, अब इसके पास कितने, 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको क्या, 1 इलेक्ट्रॉन की चाहत है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। ठीक है, कैसे भी चाहिए इसको, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके से इसकी जो प्रवृत्ति होगी ना वो क्या होगी, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। अब देखते हैं शेप। फ्री रेडिकल का शेप कैसा होता है, तो किसी का भी हमको हाइब्रिडाइजेशन जानना है तो कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, लोन पेयर कितने हैं, 1 भी है, मतलब 0 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3, और 3 मतलब हो गया आपका sp2। 4 मतलब क्या होता है, sp3। 2 मतलब हो गया sp। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब sp2 है मतलब इसका क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी संरचना क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब ये कैसी हो जाएगी इसकी संरचना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है, वो फ्री रेडिकल कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। क्लियर है? अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, चुंबकीय प्रवृत्ति। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, अनुचुंबकीय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होता है कि किसी भी चुंबक इनके पास आएगा ना तो ये उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है।
यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 के तो पेयर बन गए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जिसका पेयर नहीं बन पाया। तो इसी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक की तरह अपना बिहेव करते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट, चौथा, ये क्या होते हैं? बहुत ही कम समय के लिए बनते हैं। क्यों बहुत कम समय के लिए बनते हैं? क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट है, ये थोड़े समय के लिए ही बनते हैं। ये अस्थायी होते हैं। अस्थायी क्यों होते हैं? क्योंकि इनका अष्टक कंप्लीट नहीं होता। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन रहते तो ये क्या हो जाता? स्थायी हो जाता। बट ये क्या है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अस्थायी होगा। ठीक है, ये बहुत ही कम समय के लिए बनते हैं। और ये क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इसलिए बहुत ज्यादा एक्टिव रहते, इधर उधर घूमते रहते कि कोई तो इलेक्ट्रॉन मिले और मैं उसको लेके अपना स्थायी हो जाऊं। अब देखिए क्या होता है, जब 2 फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक उदासीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। आपको तो पता है कि कोई भी चार्ज वाला कंपाउंड है जिसमें कुछ इस तरीके का चार्ज लगा है तो उससे ज्यादा स्थायी ये होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इसमें कमी अधिकता कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमेशा चार्ज वाले कार्बन की अपेक्षा उदासीन जो कार्बन है वो ज्यादा स्थायी होगा। कोई भी कार्बन ले लो, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो जिसमें भी चार्ज लगा है वो कम स्थायी होगा। तो ये क्या होगा, देखो जो फ्री रेडिकल है वो आपस में रिएक्ट करके कभी कभी ऐसा होता है कि ये उदासीन मॉलिक्यूल बना दे, कुछ इस तरीके से भी होता है। ठीक है, और इसकी अपेक्षा ये ज्यादा स्थायी होते हैं। अब देखिए 5वां पॉइंट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक उदासीन मॉलिक्यूल जब फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या हो जाता है, उसके प्रेजेंस में और भी फ्री रेडिकल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में और फ्री रेडिकल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि जब भी 2 आपस में जब रिएक्ट करे फ्री रेडिकल तो उदासीन बनेगा, लेकिन जब एक उदासीन है दूसरा फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें फिर और कुछ रिएक्ट करेगा, मान लो कोई उदासीन फिर से रिएक्ट करेगा तो फिर से एक फ्री रेडिकल बनने स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए 6वां पॉइंट, कभी कभी क्या होता है, जैसे ये फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये फ्री रेडिकल अपने अंदर से एक उदासीन मॉलिक्यूल को, न्यूट्रल मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देता है और पहले की अपेक्षा ज्यादा स्थायी फ्री रेडिकल बना देता है। ये एक फ्री रेडिकल है, ये अपने अंदर से एक उदासीन मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया, मतलब न्यूट्रल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, उस मॉलिक्यूल को बाहर निकाल के पहले से भी ज्यादा स्थायी फ्री रेडिकल बना देता है। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट, फ्री रेडिकल कब बनते हैं? कब बनते हैं? आप बोलोगे कि जब भी किसी भी बॉन्ड का होमोलिसिस होता है, मतलब बॉन्ड जब समान रूप से टूटता है तब। तो होमोलिसिस कब होगा? उसकी एक कंडीशन है हेल्पर। हेल्पर मतलब H मतलब हो गया आपका हीट, E मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी, L मतलब हो गया लाइट, P मतलब हो गया पेरोक्साइड और R मतलब हो गया रेडिकल। मतलब अगर किसी रिएक्शन के ऊपर एरो में हीट लिखा है मतलब फ्री रेडिकल बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी लिखा है मतलब फ्री रेडिकल बनेगा, लाइट लिखा है, यूवी लिखा है या आपका विजिबल लाइट ऐसा कुछ लिखा है तो भी आपका फ्री रेडिकल बनेगा। एरो के ऊपर अगर आपका पेरोक्साइड लिखा है, पेरोक्साइड मतलब ये, चाहे वो एलाइलिक पेरोक्साइड हो चाहे बेंजोलिक पेरोक्साइड हो तो फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, और लास्ट अगर रेडिकल हो, वही रेडिकल हो मतलब भी क्या होगा आपका, एक उदासीन है एक रेडिकल हो तो भी से आपका क्या होगा, फ्री रेडिकल ही बनेगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, मतलब स्थायित्व फ्री रेडिकल का। ठीक है, ये है, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल कौन सा, 2 डिग्री कौन सा, 1 डिग्री कौन सा है। तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल किसे बोलेंगे? एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर चार्ज लगा हो और वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हो तो वो क्या होगा, 3 डिग्री फ्री रेडिकल। एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर चार्ज है और वो 2 कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली तो ये होगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ये हो जाएगा 1 डिग्री फ्री रेडिकल और ये हो जाए 0 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है, क्यों 0 डिग्री हुआ? क्योंकि ये एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा है तो डायरेक्ट। अब ये देखना है कि इन चारों में सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है। तो स्थायित्व का एक क्रम है, इस क्रम को आपको रेजोनेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे रेजोनेंस। अगर आपको रेजोनेंस नहीं आता तो ये आप नहीं समझ पाएंगे, तो आपको रेजोनेंस आना चाहिए। दूसरा है हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस को अनुनाद भी बोलते हैं। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन अति संयुग्मन, ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद इंडक्टिव फैक्ट, ये सारे बेसिक चीज है, पहले आपको इसकी स्टडी करनी है उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। तो आपको रेजोनेंस आना चाहिए, हाइपर कंजुगेशन आना चाहिए, इंडक्टिव फैक्ट आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे चैनल पे जाके बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे किसी में रेजोनेंस है क्या। बिल्कुल नहीं है रेजोनेंस।
अब देखेंगे हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन है, बिल्कुल है, एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर चार्ज हो और उससे डायरेक्ट जो भी कार्बन जुड़ा है वो क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा हाइड्रोजन। मतलब 3 3 6 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसके कंपेयर में ये अल्फा कार्बन दोनों का मिला के हो गया 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसके हिसाब से कितना हो गया, 3 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है। और यहाँ पे कितने, 0 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमको मालूम है कि जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलिए चाहे नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलिए, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलिए, तो जितना ज्यादा हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा हमारी संरचना उतनी ही अधिक स्थायी होगी। सबसे ज्यादा 9 इसमें बन रहा है, उससे कम बन रहा है 6 ये, और लास्ट में ये आएगा। सबसे ज्यादा आपका स्थायी होगा 3 डिग्री फ्री रेडिकल, उससे कम होगा 2 डिग्री, उससे कम होगा 1 डिग्री, और लास्ट में आएगा 0 डिग्री। ये तो हो गया हाइपर कंजुगेशन से चेक किए। तो अगर हम इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो हम इंडक्टिव फैक्ट से भी चेक कर सकते हैं। इंडक्टिव फैक्ट में क्या है, CH3 आपका प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई मतलब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन दान करेगा। हमने पढ़ा था कि जो फ्री रेडिकल है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये तो तीनों ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इसका स्थायित्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे इसको सिर्फ 2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक ये और एक ये। यहाँ पे सिर्फ इसको 1 ये जो ग्रुप है ना वो इसको इलेक्ट्रॉन दान दे रहा है, और यहाँ पे तो इसको कोई दान नहीं दे रहा है। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा स्थायित्व तो इसका बढ़ेगा, उससे कम इसका, उससे कम इसका, और सबसे कम CH3 का। ठीक है, चलिए अब ये एक नया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको ये रूल पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमको रेजोनेंस देखना है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, लास्ट में आपका इंडक्टिव फैक्ट। तो सबसे पहले ये देखिए रेजोनेंस किसमें किसमें क्यों हो रहा है। तो रेजोनेंस के लिए कुछ कंडीशन है वो आपको पता होनी चाहिए कि डबल बॉन्ड होना तो बहुत जरूरी है। तो डबल बॉन्ड सिर्फ इसमें है, डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और आपका फ्री रेडिकल मतलब पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। मतलब यहाँ पे तो कंजुगेशन है और यहाँ पे आपका रेजोनेंस होगा। क्या होगा, रेजोनेंस होगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस है क्या, नहीं है। यहाँ पे रेजोनेंस है क्या, बिल्कुल नहीं है। अब ये देखना है कि यहाँ पे ये हाइपर कंजुगेशन चेक करना है, रेजोनेंस नहीं, मतलब हमको यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन चेक करना है दोनों में। तो ये क्या होगा, इसके कंपेयर में ये हो गया अल्फा कार्बन, और यहाँ पे हो जाएगा 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो उस हिसाब से आपका सबसे ज्यादा A स्थायी होगा, फिर B होगा, और लास्ट में C होगा। ठीक है, ये तो हो गया बहुत इजी वाला। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, ये है आपका एल्लाइलिक फ्री रेडिकल और ये है आपका बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। अब देखिए दोनों में सबसे पहले चेक करेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस इसमें भी है, रेजोनेंस इसमें भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। अब ये चेक करना है कि दोनों में जब रेजोनेंस है तो दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ आएगा, फ्री रेडिकल यहाँ आएगा। सिर्फ हमको 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, पहले फ्री रेडिकल यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, फ्री रेडिकल यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, फ्री रेडिकल यहाँ आएगा। मतलब 1 2 3 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उतना ही ज्यादा हमारा जो कंपाउंड है वो स्थायी होगा। मतलब आपका B ज्यादा स्थायी होगा कंपेयर A से। क्लियर। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कितने डिग्री वाला है ये। यहाँ पे इस कार्बन पे चार्ज है और यहाँ से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, मतलब ये है 2 डिग्री। ये भी कार्बन है जिसके ऊपर चार्ज है, और ये 1 2 3 मतलब ये हो गया 3 डिग्री। ये कार्बन है 1 2 यानी ये हो गया 2 डिग्री फ्री रेडिकल। क्लियर है। अब हम चेक करते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस किसमें किसमें हो रहा है, इसमें तो नहीं हो सकता क्योंकि डबल बॉन्ड ही नहीं है। यहाँ पे रेजोनेंस है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। मतलब यहाँ पे रेजोनेंस है और यहाँ पे भी रेजोनेंस है। अब आप इसी को देखेंगे, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि तीनों में से सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है। 3 डिग्री के साथ रेजोनेंस है, मतलब आपका B सबसे ज्यादा स्थायी होगा। 2 डिग्री के साथ रेजोनेंस है तो ये आ जाएगा, ये आ गया C आपका, और सबसे लास्ट में आ गया A। क्योंकि रेजोनेंस है तो इसको तो हटा दो, पहले इन दोनों में ही चेक करेंगे। तो 3 डिग्री तो हमेशा स्टेबल ज्यादा होता है, उसके साथ रेजोनेंस है तो B आएगा, उसके बाद 2 के साथ आएगा ये C, और लास्ट में आ जाएगा आपका A। अब हम देखते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल।
ठीक है। अब देखते हैं इस रिंग में, चारों रिंग में ऊपर का जो ग्रुप जुड़ा हुआ है CS2 फ्री रेडिकल, CS2 फ्री रेडिकल, वो चारों में समान है। मतलब हमको ऊपर के ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको नीचे का ग्रुप जो NO2 CH3 OH है, इससे कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा है। मतलब ये जो ग्रुप यहाँ पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे कुछ ग्रुप जुड़ा है क्या? नहीं है। मतलब ना ही इसका स्थायित्व तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। ये क्या है? उदासीन। मतलब ये क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है। कोई ग्रुप ही नहीं जुड़ा है। यहाँ पे देखिए NO2 है। हमको पता है कि जो N की प्रवृत्ति होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति होती है। इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऊपर से ये और इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इससे ये और इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? अस्थायी। ये जो NO2 है वो इसको क्या कर रहा है? अस्थायी बना रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं तीसरे में CH3। CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट के कारण हमको पता है प्लस आई शो करता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दान करता है। इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है। इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसका स्थायित्व बढ़ेगा, तो ये इसको स्थायी बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए OH। OH के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दान करेगा और इस तरीके से ये इसका क्या करेगा? स्थायित्व को ये भी बढ़ाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो उदासीन, कुछ भी नहीं कर रहा, ये कर रहा अस्थायी, ये कर रहा स्थायी, ये भी कर रहा स्थायी। इन दोनों को अभी भूल जाते हैं। इन दोनों में देखो, एक तो अस्थायी बना रहा है, एक तो चलो जो है सो है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो इन दोनों में ये ज्यादा स्थायी होगा और ये कम होगा। मतलब आपका पहले आ जाएगा B, उससे ज्यादा स्थायी होगा A। क्योंकि ये तो अस्थायी किया इसलिए सबसे लास्ट में आ गया, इसलिए कुछ नहीं किया तो उसके पहले आ गया। अब इन दोनों में चेक करना है कि दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन बना रहे हैं, C कि D। तो ये देखना है, यहाँ पे प्लस आई के कारण CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट इसके पास तो इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये इसकी अपेक्षा ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, C। और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा D। सबसे ज्यादा स्थायी आपका OH ग्रुप होगा, उसके बाद CH3, फिर आपका जो उदासीन है और सबसे लास्ट में NO2। क्यों? क्योंकि NO2 उसको अस्थायी बना रहे हैं। क्लियर? तो इस तरह से आज हमारा फ्री रेडिकल का टॉपिक हो गया खत्म। तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ लक।